फर्टिलाइजेशन होने से पहले हम एग का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि जो एग होता है वो स्ट्रक्चर में होता कैसा करते हैं। तो जितने एपीब्लास्ट के सेल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं। कहाँ माइग्रेट हो रहे हैं, वो माइग्रेट हो रहे हैं Our next topic of discussion is growth and development in animals. So हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक हमारा क्या मेथड होता है डेवलपमेंट का, कि किस पैटर्न पे डेवलपमेंट होती है, और फिर हम इसके ऊपर किसी एक एग्जांपल को उठाएंगे जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि किस तरीके से उसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है। आसान अल्फाजों में हम एक यानी कि प्रोसेस देखेंगे ऑफ डेवलपमेंट। इसके बाद हम चिक के ऊपर, जो कि वन ऑफ द वर्टिब्रेट है, जिसकी एग्जांपल उठाएंगे एज अ मॉडल, और हम उसके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम उसकी गैस्ट्रुलेशन कैसे होती है, दैट इज़ यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्गेनोजेनेसिस कैसे होती है, एंड ग्रोथ कैसे होती है, डेवलपमेंट कैसे होती है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन विद प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। नाउ डेवलपमेंट, जैसे कि मैंने बताया कि इरिवर्सिबल चेंज होता है, और इसमें क्या होता है, बेसिकली फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि एक सिंगल जाइगोट से, एक सेल से चेंज होकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, मल्टी सेलुलर या फिर एडल्ट बन जाता है। तो हम यही बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम फ्रॉम गैमेट फॉर्मेशन। रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी ये बात हो चुकी है। गैमेट फॉर्मेशन कैसे होती है? गैमेट फॉर्मेशन आपके पास मेल से और फीमेल से, ठीक है, एक एक आपके पास क्या बन के आता है, सेल बन कर आता है, एक एक सेल बन के आता है। मेल में से जो बन के आता है वो कहलाता है स्पर्म, फीमेल में से जो बन के आता है वो कहलाता है एग। ठीक है, और ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो ये बनाते हैं आपके पास एक सेल, जिसे हम कहते हैं जाइगोट। ठीक है, इसे कहते हैं हम जाइगोट। तो जो स्पर्म बनाया और जो एग बनाया इसको हम कहते हैं जर्म सेल्स। ठीक है, गैमेट्स कहते हैं। और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, ये प्रोसेस जो आपस में मिलने का होता है, प्लस मैंने बना दिया, इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और जिस प्रोसेस में ये स्पर्म और एग सेल बने थे मेल और फीमेल के अंदर, उस प्रोसेस को हम कहते हैं गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन। तो पहला स्टेप समझ आ गया, गैमेट फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होती है, दोनों मिल जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाती है। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपके पास आ जाता है सिंगल क्या, जाइगोट सेल। अब सिंगल जाइगोट सेल जो है उसकी आगे होनी है क्लेवेज। क्लेवेज का मतलब होता है काटना। होता क्या है क्लेवेज में, क्लेवेज में बेसिकली ये टूट जाता है 2 में, फिर 4 में, फिर 8 में। ठीक है, यानी कि एक सेल डिवाइड हो जाता है 2 में पहले, फिर 4 में, और इसके बाद इसकी फर्दर डिवीजन होती रहती हैं। एक टाइम आता है कि उस सेल में बहुत सारे सेल्स आ जाते हैं, इस तरह बहुत सारे सेल्स हो जाएंगे। ठीक है, एक टाइम आएगा सेल्स आ जाएंगे, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लेवेज। क्लेवेज के बाद होती है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है, जब बहुत सारी सेल डिवीजन हो जाती है, आफ्टर सो मैनी सेल डिवीजन, तो ये क्या करते हैं, सेल्स अपने आप को अरेंज करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये अपने आप को करेंगे अरेंज। किस तरीके से अरेंज करेंगे, मैं यहाँ पे अगर समझा दूँ तो हो सकता है कुछ सेल जो हैं वो पीछे बाउंड्री पे चले जाएंगे, ठीक है, और बीच में क्या छोड़ देंगे, गैप छोड़ देंगे। इस तरीके से ये गैप छोड़ देंगे, यहाँ एक गैप छोड़ दिया जाएगा, और इस तरीके से सेटल हो जाएंगे। तो इस तरीके से अपनी पोजीशन ले लेना, रीअरेंज कर लेना और सेल डिवाइड होना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। इसमें बेसिकली अगर आपको मैं बता दूं, यहीं पर ही बता दूं, तो 2 तरह की लेयर्स बन जाती हैं, जिसे हम एपीब्लास्ट कहते हैं और हाइपोब्लास्ट कहते हैं। एपी और हाइपो। एपी का मतलब होता है ऊपर, हाइपो का मतलब होता है नीचे। ये बात आपको हमेशा याद होनी चाहिए। गैस्ट्रुलेशन के बाद आता है ऑर्गेनोजेनेसिस। अब ये क्या होता है, जब आपके पास बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं, अरेंजमेंट होना शुरू हो जाती है, टिश्यूज़ बनना शुरू हो जाते हैं, लेयर्स बनना शुरू हो जाती हैं, इस तरह से लेयर्स बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, जर्मिनल लेयर्स बन जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, टिश्यू फॉर्मेशन होती है, ऑर्गन बनना शुरू होते हैं। तो द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस। और जब एक बार आपके पास ऑर्गन बन गए, ऑर्गन सिस्टम्स बन गए, तो अब इसके बाद क्या होगा, साइज बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, उसको कहते हैं हम ग्रोथ। सो लास्ट स्टेप इज ग्रोथ। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट तो हमें समझ आ गए। अब हम बात करेंगे किसी एक मॉडल पे। मॉडल कौन सा होगा, चिक का मॉडल होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से उसके अंदर डेवलपमेंट हो रही है। डेवलपमेंट इन चिक। ठीक है, अब किस तरीके से होती है, हम प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट जो है वो सेम यूज़ करेंगे। दैट इज, सबसे पहले होती है गैमेट फॉर्मेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर क्लेवेज, इसके बाद गैस्ट्रुलेशन, और इसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस, एंड लास्टली ग्रोथ। हम उसी मेथड से चलेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं गैमेट फॉर्मेशन की। तो चिक में क्या होता है, चिक में गैमेट फॉर्मेशन जो होती है वो, अगर हम चिक के अंदर देखें तो एग में होता है। ठीक है,
और एग कैसा होता है, एग का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो चिक का जो एग होता है वो होता है पॉलीलेसिथल। अच्छा, पॉलीलेसिथल का मतलब क्या होता है? पॉलीलेसिथल का मतलब होता है कि उसके अंदर जो यॉक है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में यॉक होती है। एक और चीज़, इसका पॉलीलेसिथल के अलावा इसके दो और नाम भी हैं। वन ऑफ दी नेम इज़ मैक्रोलेसिथल भी कहते हैं इसको, ठीक है, या फिर आप इसके अलावा टीलोलेसिथल भी इसको कहते हैं। तो आपसे अगर कोई भी नाम पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए। अच्छा, अब ये पॉलीलेसिथल जो होते हैं वो किन में पाए जाते हैं ज़्यादातर? तो क्योंकि चिक एक वन ऑफ द काइंड ऑफ अ बर्ड है, तो बर्ड्स में ज़्यादातर होते हैं, और वन मोर इज रेप्टाइल्स में। तो इनके जो एग्स होते हैं वो क्या होते हैं? पॉलीलेसिथल होते हैं। वन मोर थिंग इज कि इसमें जो आपके पास एग होता है वो सेकेंडरी oocyte होता है। अब रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी ये बात होती है कि जो सेकेंडरी oocyte क्या होता है, प्राइमरी oocyte के बाद जो बनता है आपके पास, मियोसिस के बाद जो बनता है वो होता है सेकेंडरी oocyte, और इसके साथ मौजूद होती हैं आपके पास पोलर बॉडीज़। तो कि वो जो वही बात आगे आपके पास लिखी हुई है, 2 पोलर बॉडीज़ भी मौजूद होती हैं जो आगे जाके डिजेनरेट हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आपको याद रहना चाहिए कि 2 पोलर बॉडीज़ होती है जो जाके डिजेनरेट हो जाती हैं। फर्टिलाइजेशन होने से पहले हम एग का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि जो एग होता है वो स्ट्रक्चर में होता कैसा है। तो एग का स्ट्रक्चर बहुत आसान सा है, इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें 3 लेयर्स होती हैं आउटर। जो 3 आउटर लेयर हैं, जो सबसे आउटर लेयर है इसको हम कहते हैं शेल, कैल्केरस शेल होता है, ठीक है, कैल्केरस कहते हैं, इसका मतलब ये कैल्शियम का शेल होता है। तो कैल्शियम लिख देता हूँ मैं, कैल्शियम शेल होता है। इसके अलावा इसमें होती है 2 लेयर्स, एक लेयर होती है आउटर, ठीक है, और एक लेयर होती है इनर। अब खास बात क्या है इसकी 2 लेयर्स की कि आउटर और इनर के दरमियान एक स्पेस होता है, ठीक है, इस स्पेस को हम कहते हैं एयर स्पेस, जिसमें आपके पास हवा मौजूद होती है, जाहिर है। अब आगे आपके पास ये वाला पोर्शन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं अंडे की सफ़ेदी, ठीक है। तो यहाँ पे होता है मेनली आपके पास द इनविजिबल कह सकते हैं, या फिर वाइट पार्ट जो होता है उसको कहते हैं। तो यहाँ पे मौजूद होता है आपके पास 99% एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या है? आपके पास प्रोटीन होता है एक तरह का। इसके अलावा अगर हम अंदर की तरफ देखें तो ये आपके पास जो सेंट्रल पार्ट होता है, जो कि आपको येलो नज़र आ रहा होता है, वो होता है येलो यॉक, ठीक है, येलो यॉक। लेकिन येलो के अलावा यॉक में एक और भी कलर होता है जो कि होता है वाइट। तो यहाँ पे वाइट यॉक्स भी होती हैं, ठीक है। तो वाइट और येलो दोनों आपके पास यॉक मौजूद होती हैं। इसके अलावा ये जो आपके पास साइड में है इसको कहते हैं हम चलाजा, ये रोप की तरह होता है, ठीक है। और ये ब्लू कलर से जो मैंने अलग से बनाई हुई है इसको हम कहते हैं वाइटिलिन मेम्ब्रेन। वाइटिलिन मेम्ब्रेन जो होती है वो यॉक के ऊपर होती है। आपने अब ये याद रखना है, वाइटिलिन मेम्ब्रेन यॉक के ऊपर होती है, और कैल्कुलस मेम्ब्रेन जो है, कैल्कुलस शेल जो होता है वो पूरे एग के ऊपर होता है। और इसकी 3 लेयर्स होती हैं, सिर्फ इसकी एक लेयर है, इसमें चलाजा है साइड में। अब जो मेन पार्ट है जिसके ऊपर अब हम आ रहे हैं, ये है आपके पास ब्लास्टोडिस्क, ठीक है, ब्लास्टोडिस्क, या फिर इसका दूसरा नाम है जर्मिनल डिस्क, दूसरा नाम है जर्मिनल डिस्क। अब इसका जर्मिनल से आपको समझ आ गया होगा क्योंकि इसका काम ही जर्मिनल वाला है, जर्म्स वाला है। ये वो जरासीम वाले जर्म्स नहीं है, ये जर्म्स होते हैं गैमेट्स वाले जर्म्स, ठीक है, यानी कि यहाँ पर असल काम होगा सारा, ये लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, जब आप क्लेवेज में जाएंगे तो क्लेवेज में जो क्लेवेज बनेगा, यानी कि कटन, यानी कि क्लेवेज जो बनता है, मैंने जैसे नहीं बताया था क्लेवेज बनते हैं U1 2, तो वो जो होगा वो इस पार्ट पे बनेगा आपके पास, ब्लास्टोडिस्क पे। तो ये MCQs के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्लेवेज जो होता है वो ब्लास्टोडिस्क या जर्मिनल डिस्क वाले पार्ट पर होता है। अच्छा, अब फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, आपके पास एग सेल है, ठीक है, स्पर्म सेल है, वो दोनों मिक्स होंगे। दोनों के पास आधे आधे सेल्स थे जिनको हम हैप्लॉइड कहते हैं, ठीक है, आधे आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जब वो मिल जाते हैं तो उसको हम कहते हैं डिप्लॉइड, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है डिप्लॉइड सेल हो जाता है। साथ में सेकेंडरी oocyte के पास 2 पोलर बॉडीज़ भी थी, सही है। और एग जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन 24 घंटे बाद एग ले कर दिया जाता है बाय द हैन, ठीक है, मुर्गी जो है वो 24 घंटे बाद एग अंडा दे देती है। अब ये बात याद रखनी है कि अंडा देने के बाद 21 दिन लगते हैं उस अंडे को टूटने में, हैच होने में, ठीक है, और वो टाइम कहलाता है इसका इंट्यूबेशन पीरियड। अब इंट्यूबेशन पीरियड कह रहे हैं तो जाहिर है इंट्यूबेशन एक खास कोई प्रोसेस होगा। अब इसमें क्या होता है, इंट्यूबेशन पीरियड में आपको टेम्परेचर रखना होता है 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के दरमियान। और ये टेम्परेचर कौन रखती है, या तो हैन अपना नेचुरली रखती है, ठीक है, अपने अंडों में, या फिर इंट्यूबेशन मशीन्स आती हैं अब जिसके अंदर 35 से 37 डिग्री के अंदर इंट्यूबेशन पीरियड के अंदर एग्स को रखा जाता है फॉर 21 डेज टू गेट इट हैच्ड, टूटना, ठीक है। अच्छा, हमने जर्म्स की बात कर ली, हमने फर्टिलाइजेशन की बात कर ली, फर्टिलाइजेशन हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास होगा क्लेवेज, ठीक है, ये आपके पास जो है ये क्लेवेज है नेक्स्ट पार्ट। क्लेवेज किस तरीके से होती है,
आपके पास एक एग सेल है, ठीक है। मैंने अब ये बता रहा हूँ, मैं इस तरीके से बता रहा हूँ उसको सेल को, और मैं यहाँ पे ऊपर ये वाला पार्ट बना के बता रहा हूँ। यहाँ आपके पास होता है कौन सा पार्ट होता है, ये जर्मिनल डिस्क वाला पार्ट। तो आपके पास जो डिवीजन होना शुरू होती है आपके पास वो इस तरीके से होती है, यहाँ यूँ आपके पास क्लेवेज बनना शुरू होता है अंदर की तरफ। तो ये कुछ इस तरीके से दिखना शुरू हो जाएगा, समझ आया? ये इस तरीके से यूँ डिवीजन होगी, फिर क्या होगा, फिर यूँ डिवीजन होगी, यानी कि राइट एंगल पे 1 और 2 प्लस साइन में, इसको कहते हैं हम राइट एंगल डिवीजन। तो अब कितने हो गए, 4 सेल्स हो गए। फिर इसके बाद एक और आएगा, फिर ये पैरेलल आना शुरू हो जाएंगे, सही है। फिर पैरेलल डिवीजन होंगी, और फिर पैरेलल के बाद एक टाइम आएगा जब इसके अंदर इतने सारे सेल्स हो जाएंगे कि ये पूरा बॉल की तरह, एक बॉल जिसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी बॉल्स हैं, ऐसा लगेगा आपको वो भरी हुई है। इस तरह की चीज़ को हम कहते हैं मॉर्यूला। इस स्टेज को हम कहते हैं मॉर्यूला। और इसको मॉर्यूला हम क्यों कहते हैं, ये वाला स्टेज है मॉर्यूला। और मॉर्यूला क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मेलबेरी की तरह होता है, इसके अंदर मेलबेरी जैसी शेप नज़र आ रही होती है आपको। मॉर्यूला स्टेज बहुत छोटा स्टेज होता है, क्योंकि क्लेवेज में सबसे पहला स्टेप आपके पास मॉर्यूला आता है, और मॉर्यूला से फ़ौरन ही इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है ब्लास्टुला में। अब ब्लास्टुला में कन्वर्ट कैसे होता है, जब आपके पास ये मॉर्यूला के जो सेल्स हैं वो यहाँ से अरेंज होना शुरू हो जाते हैं, इस तरीके से बीच में स्पेस बना लेते हैं। क्या स्पेस बना लेते हैं, वो 2 लेयर्स बना लेते हैं, ठीक है, सेल्स की। एक जो अपर लेयर होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एपीब्लास्ट, और जो नीचे लेयर होती है उसको हम कहते हैं हाइपोब्लास्ट, ठीक है। ये हो गया हाइपोब्लास्ट। और इन दोनों के दरमियान जो है आपके पास सेल के ये दोनों, इन्होंने इस तरह से लेयर बना लिए, तो इन दोनों के दरमियान एक कैविटी बन जाती है, ठीक है, स्पेस बन जाता है, और उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील, ठीक है, ब्लास्टोसील का मतलब कि कैविटी बन गई है एक। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने ये देखें 2 लेयर्स बनी हुई है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो 2 पार्ट्स हैं, इसमें एक पार्ट एक बड़ी जगह है और एक छोटी जगह है। तो जो बड़ा एरिया होता है, जो सेंट्रल एरिया होता है, उसको हम कहते हैं एरिया पेलुसिडा, PELUCIDA, एरिया पेलुसिडा। और जो छोटा पार्ट है जहाँ पे आपके पास कैविटी आके बंद हो रही है दोनों साइड्स पे, इसको हम कहते हैं एरिया ओपेका या ओपेक, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है क्योंकि एमसीक्यूज में कभी कभार पूछ लेते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, क्लेवेज में इससे आपसे पूछा गया है कि बताया गया है कि इसमें जो क्लेवेज होता है वो मेरोब्लास्टिक होता है और डिस्कॉइडल होता है। डिस्कॉइडल का मतलब तो आपको समझ आ गया कि 1 से 2 में कन्वर्ट हो गया, इस तरह के क्लेवेज को हम डिस्कॉइडल कहते हैं। मेरोब्लास्टिक का मतलब होता है इनकम्प्लीट। अब इनकम्प्लीट हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो क्लेवेज बन रहा है वो जर्मिनल सेंटर पे बन रहा है, यानी कि जर्मिनल सेल जो है वो डिवाइड हो रहा है, पूरा एग डिवाइड नहीं हो रहा। तो इस तरह के डिवीजन को हम कहते हैं मेरोब्लास्टिक, और ये बर्ड्स और रेप्टाइल्स में कॉमन पाया जाता है। इसके बाद कौन सा स्टेज आता है, इसके बाद आपके स्टेज आता है गैस्ट्रुलेशन का, जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रुला, उस पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है गैस्ट्रुलेशन का, और गैस्ट्रुलेशन का टॉपिक बहुत कंफ्यूजिंग भी होता है बच्चों के लिए और बहुत मुश्किल भी होता है समझना, लेकिन मसला ये है कि हम उसको समझने की कोशिश करते हैं गलत तरीके से। हमें पूरा गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो काम है एमबीबीएस के टॉपिक्स में, ठीक है। आपको सिर्फ समझना है 4 चीज़ों को। नंबर 1 एंडोडर्म कैसे बनती है, नंबर 2 मेसोडर्म कैसे बनती है, एक्टोडर्म कैसे बनती है, और न्यूरल ट्यूब कैसे बनती है। एक और चीज़ आपने क्या सीखनी है कि इन चारों के बाद, यानी कि इन चारों ने आगे जाके क्या आपके नॉर्मल बॉडी के पार्ट्स बनाने हैं, आपने ये पढ़ना है सिर्फ, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये समझना होगा कि चीज़ें बनती कैसे, फॉर्म होती कैसे हैं, और ये आगे जाके बनाती क्या है। तो हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस से कि हमने क्या बात की थी। लास्ट हमने जब बात की थी अभी पीछे, तो हमने क्या बात बोली कि हमारे पास 2 तरह की लेयर्स बन जाती हैं, एक अपर लेयर और एक लोअर लेयर, ठीक है। अपर लेयर को हमने नाम दिया था एपीब्लास्ट का, ठीक है, और नीचे वाली लेयर को हमने नाम दिया था हाइपोब्लास्ट का, ऐसा ही था। अब क्या होता है, जो एपीब्लास्ट है इसके अंदर यहाँ पे ग्रूव बनना शुरू हो जाता है, ये एपीब्लास्ट है, इसके अंदर ग्रूव बनना शुरू हो जाता है। और वो ग्रूव का मतलब क्या है, जो सेल्स हैं वो अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं बीच में से, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऐसे ग्रूव बनना शुरू हो जाता है और सेल्स जो हैं वो अंदर की तरफ यहाँ जाना शुरू हो जाते हैं, जितने भी यहाँ पर, ठीक है। अब वो सेल्स क्या करते हैं, जब वो यहाँ से अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो जितने एपीब्लास्ट के सेल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं। कहाँ माइग्रेट हो रहे हैं, वो माइग्रेट हो रहे हैं इस कैविटी में, और इस कैविटी का नाम क्या था, ब्लास्टोसील। जब ये माइग्रेट होते हैं तो माइग्रेट होने के बाद ये छोटे छोटे सेल्स जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं बीच में, आपके पास ब्लास्टोसील कैविटी में, और इन सेल्स का नाम हमने रखा है मेसोडर्म, ठीक है। हमने नहीं, साइंटिस्ट ने रखा है, जाहिर है। तो इनको हम कहते हैं मेसोडर्म। तो अब आपको समझ आ गया कि मेसोडर्म कैसे बनता है। मेसोडर्म बनता है जब एपीब्लास्ट के सेल
माइग्रेट करके लेटरली चले जाएं, यानी कि साइड में चले जाएं, ठीक है, इस तरीके से अंदर जाके और इस तरीके से साइड पे चले जाएं, तो इसको हम कहते हैं मेसोडर्मल लेयर। पहली लेयर बन गई। अब दूसरी लेयर कौन सी है? एंडोडर्मल लेयर। वो कैसे बनती है? जब एपिब्लास्टिक सेल्स नीचे जाते हैं, यहाँ पे माइग्रेट करते हैं, माइग्रेट करने के बाद उनके कुछ सेल्स यहाँ पर भी आ जाते हैं, ठीक है, कुछ सेल्स यहाँ पे सेटल हो जाते हैं इस तरीके से यहाँ पे हाइपोब्लास्ट में। तो जो सेल्स यहाँ पे आपके पास सेटल हो रहे हैं हाइपोब्लास्ट के साथ मिलने के बाद वो कहलाते हैं आपके पास एंडोडर्म कहलाते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ गया एंडोडर्म भी कैसे बनती है और मेसोडर्म कैसे बनती है, यानी कि एपिब्लास्ट ये बनती है प्लस हाइपोब्लास्ट, ये आपके पास एपिब्लास्ट से बनती थी सिर्फ, और एक्टोडर्म रह गए अब आपके पास। अब जो आपके पास ऊपर सेल रह जाएंगे एपिब्लास्ट के, तो वो आपके बना लेते हैं इवेंचुअली एक्टोडर्म, ठीक है। तो एक्टोडर्म किससे बनती है? एपिडर्मल लेयर से, जो ब्लास्टिक सेल से जो कि आपके पास रह जाते हैं। अब आपके पास लास्ट रह गया न्यूरल ट्यूब, ठीक है। अब न्यूरल ट्यूब कैसे बनती है? तो न्यूरल ट्यूब कैसे बनती है, देखें, ये गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस इस तरीके से होता है कि आपके पास ये अंदर जाता है, ठीक है, ग्रूव बनाता है, ग्रूव बनाने के बाद इसने मेसोडर्मल लेयर बना ली एक, इसके बाद इसने एंडोडर्मल लेयर बना ली दो, इसके बाद इसने एक्टोडर्मल लेयर बना ली तीन। लेकिन ये ग्रूव बनाने के बाद यहाँ पे एक लाइन स्ट्रीक बना लेता है, इसको हम कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक, और उसके आगे एक नोड होता है, यानी कि स्वेलिंग होती है, उसको हम कहते हैं हैंसेन नोड या फिर प्रिमिटिव नोड भी कहते हैं, ठीक है। होता क्या है, अब आपके पास फॉर एग्जांपल ये मैं आपके पास बना के दिखा रहा हूँ, ये इस तरीके से ग्रूव बनता है, ठीक है। ग्रूव बनने के बाद ये इस तरीके से एक शेप बना लेता है। अब ये जो फोल्ड बना रहा है इसको हम कहते हैं न्यूरल फोल्ड, ठीक है, न्यूरल फोल्ड कहते हैं इसको हम। फोल्ड बनाने के बाद क्या होता है, ये जो उसके पार्ट होते हैं ये आपस में करीब आने लग जाते हैं। करीब आने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरे क्लोज हो जाएंगे, और जब क्लोज हो जाएगा तो एक ट्यूब बन जाएगी इस तरीके से, समझ रहे हैं। तो ये जो ट्यूब है जो पीछे की तरफ भी एक्सटेंड हो रही है, इस ट्यूब को हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब। तो न्यूरल ट्यूब कैसे बनती है आपके पास? इन फोल्डिंग से होती है, ठीक है, फोल्डिंग होती है आपके पास और उससे वो क्या बना लेती है? न्यूरल ट्यूब बना लेती है। साथ ही साथ आपके पास नोटोकॉर्ड भी बनता है नीचे, ठीक है। अब आपके पास जो लेयर्स हैं वो इस तरीके से आपको नजर आएंगी। सबसे ऊपर आपको नजर आएगी एक्टोडर्म, इसके बाद आपको नजर आएगी न्यूरल ट्यूब, इसके बाद आपको नजर आएगा नोटोकॉर्ड, इसके साथ ही आपको साइड में दो लेयर्स नजर आएंगी गुजरती हुई। ये दोनों लेयर्स हैं आपके पास मेसोडर्मल लेयर की, ठीक है। जो बाहर वाली है उसको हम कहते हैं सोमैटिक, जो अंदर वाली है उसको हम कहते हैं स्प्लैंक्निक, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो अंदर आपको ब्लू कलर की नजर आ रही है वो है आपके पास एंडोडर्मल लेयर। एंडोडर्मल लेयर आपके पास यॉक स्टैक है जो उसको कवर करके रखती है, जो कि आपके पास आगे जाके क्या बनाता है? आपके गैस्ट्रिक कंटेंट, गैस्ट्रिक यानी कि आपके पेट के, आपका इंटेस्टाइन, आपका स्टमक, लिवर, पेनक्रियास, लंग्स, ये सब बनाता है आपके पास आपका एंडोडर्म। तो ये क्या बनाता है आपके पास? ऑर्गन्स, कौन से? इंटरनल, ठीक है। तो अब आपको याद हो गया कि ऑर्गन्स इंटरनल कौन बनाता है? एंडोडर्म बनाता है ये। अब बात करते हैं मेसोडर्म की। तो मेसोडर्म क्या करता है? मेसोडर्म में मौजूद होता है एपीमेयर, इसका एक पार्ट है एपीमेयर। वो एपीमेयर आपके पास बनाता है आपके एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन आपका जो स्केलेटल सिस्टम है, एक्सियल पार्ट, वो आपका बनाता है एपीमेयर, ठीक है, यानी कि एक्सियल स्केलेटन हो गया। इसके अलावा आपके जितने भी मसल्स हैं वो बनाता है मसल्स, और क्या बनाता है? और आपके कनेक्टिव टिश्यूज बनाता है। तो मेसोडर्म के तीन मेन काम, एक्सियल स्केलेटन, मसल और कनेक्टिव टिश्यूज बनाता है। लास्ट आपके पास रह गया एक्टोडर्म। एक्टोडर्म आपके पास दिख रही है ऊपर की लेयर है, तो ये क्या बनाती है? ये आपके पास बनाती है आपकी स्किन और आपके हेयर्स, ठीक है। तो स्किन और हेयर्स का काम किसका है? एक्टोडर्म का है। अब रह गई मेसोडर्म, न्यूरल ट्यूब, सॉरी मेसोडर्म कह रहा हूँ, न्यूरल ट्यूब रह गई, ठीक है। तो न्यूरल ट्यूब जो है आपके पास वो इस तरीके से एक लंबी ट्यूब होती है, ठीक है। तो लंबी सी ट्यूब मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, इस तरीके से लंबी सी ट्यूब होती है। उसका जो ये वाला पार्ट है ये आपके पास बनाता है ब्रेन, और ये बाकी का पार्ट रह गया, ये आपका पार्ट बनाता है स्पाइनल कॉर्ड, SC लिखा है मैंने, स्पाइनल कॉर्ड। तो अब आपको याद आ गया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या कहलाता है मिलके? ये कहलाता है आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन बना रहा है आपके पास? न्यूरल ट्यूब बना रही है। और लास्ट एक और चीज़ आपके पास लिखी हुई है, नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो ये नोटोकॉर्ड क्या बनाता है? नोटोकॉर्ड आपके पास बनाता है आपकी वर्टिब्रल कॉलम, तभी हम ये वर्टिब्रेट्स के अंदर पढ़ रहे हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चिक। तो आपने पहले गैस्ट्रुलेशन भी समझ ली, और लास्ट आपके पास ऑर्गेनोजेनेसिस हुई। इसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होने के बाद अब क्या होगा? साइज बढ़ेगा और ग्रोथ होगी।